हर पेंशनर को सरकार के द्वारा सभी ट्रेड यूनियन की बुलाई गई मीटिंग के बारे में जानकारी का बेसब्री से इंतज़ार है। अगर आप इस इंतज़ार में थे कि शाम को पेंशन बढ़ने की न्यूज़ मिल जाएगी तो ये आपकी गलतफहमी थी। सभी ट्रेड यूनियन को केवल अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। इसलिए इस मीटिंग की पृष्ठभूमि और किस ट्रेड यूनियन ने क्या मांग रखी, इसकी जानकारी के लिए बिना फास्ट फॉरवर्ड किए यह पूरा वीडियो देखिए। और आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किया हो तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ताज़ा जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा के लिए स्टैंडिंग कमेटी की जो बैठक हुई उसकी शुरुआत कैसे हुई। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने 4 नवंबर 2022 को स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भर्तृहरि मेहताब जी को पत्र भेजकर EPS 95 पेंशनरों की आर्थिक बदहाली को बयान कर कमेटी की मीटिंग बुलाने और उसमें अपना पक्ष रखने का आग्रह किया। उनके आग्रह को मानते हुए कमेटी ने 21 नवंबर 2022 को कमांडर साहब को एक लेटर भेजा जिसमें EPFO के फंड मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने और EPS 95 पेंशन में वृद्धि हेतु सुझाव देने के लिए एक मीटिंग के आयोजन और उसमें शामिल होने की सहमति देने का आग्रह किया। NAC ने 25 नवंबर 2022 को उस मीटिंग में शामिल होने पर सहमति जताते हुए कमेटी के असिस्टेंट डायरेक्टर को पत्र भेजा। लोकसभा सचिवालय की ओर से 3 अप्रैल को सूचित किया गया कि एग्जामिनेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ EPFO विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑपरेशन ऑफ EPS पेंशन स्कीम एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पस फंड टॉपिक पर 20 अप्रैल को स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर की मीटिंग है। इसमें NAC आमंत्रित है। 7 अप्रैल को NAC की ओर से निमंत्रण पत्र स्वीकार करते हुए अपनी सहमति जताई। फिर 16 अप्रैल को शामिल होने वाले NAC की डेलीगेट्स के नाम भेजे और स्टैंडिंग कमेटी के सभी मेंबर्स को तथ्यों के साथ कमेटी में पेंशन बढ़ाने के लिए समर्थन देने का पत्र लिखा। 20 अप्रैल को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में केवल 2 संस्थाओं को आमंत्रित किया गया था जिसमें NAC ने 1 घंटे 20 मिनट तक अपना पक्ष रखा। NAC के कानूनी सलाहकार काविश डांगे जी ने 250 पेज की एक बुकलेट प्रस्तुत की जिसमें पेंशन बढ़ाने, EPFO के फंड मैनेजमेंट के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत उल्लेख था। साथ ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी किया। कमांडर अशोक राव जी ने 20 मिनट तक स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा। बाद में एक अन्य संगठन को 10 मिनट में अपना ओरल एविडेंस रखने को कहा गया। इस प्रकार मुख्य रूप से NAC का पक्ष ही सुना गया। यह सब इसलिए बताना ज़रूरी है ताकि आप सबको मालूम होना चाहिए कि स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसकी क्या पृष्ठभूमि है और उसमें NAC का क्या रोल है। इस बीच NAC के देश में कई बड़े आंदोलन हुए। जब 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा हुई और प्रदर्शन किया गया तो सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी की आधी अधूरी रिपोर्ट 21 जुलाई को जारी कर दी, पर उसमें केवल हायर पेंशन का ही जिक्र था। देश भर में इसका विरोध होते देख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भर्तृहरि मेहताब जी की मीटिंग हुई और यह प्रचारित किया गया कि जो रिपोर्ट जारी हुई है वो केवल पहला पार्ट है, अभी दूसरा पार्ट जारी होगा। इसी बीच NAC ने कई स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स से मुलाकात कर प्रकरण की गंभीरता को बताया। NAC ने अनेक ट्रेड यूनियन के नेताओं से भी मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन का मुद्दा न उठाने पर आपत्ति व्यक्त की। कुछ ने प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री को पत्र भेजे। अब सरकार को लगा कि केवल NAC का पक्ष जान लेने पर अन्य ट्रेड यूनियन व अन्य संगठनों को आपत्ति होगी, इसलिए उसने स्टैंडिंग कमेटी की दूसरी बैठक बुलाई जिसमें सभी ट्रेड यूनियन और अन्य संगठनों को बुलाकर 29 अगस्त को मीटिंग आयोजित की और मीटिंग का टॉपिक वही रखा। NAC 20 अप्रैल को अपना पक्ष रख चुकी थी, इसलिए अब की अन्य को मौका दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य सांसद नरेश बंसल जी ने 3 अगस्त को कमांडर साहब से संसद भवन में मुलाकात के दौरान सबसे पहले बताया था कि 29 अगस्त को कमेटी की मीटिंग होनी है जिसमें सभी ट्रेड यूनियन को बुलाया जाएगा।
तब भी उन्हें बता दिया गया था कि एनएसी अपना पक्ष 20 अप्रैल को रख चुकी है। तब उन्होंने कहा था कि बाकी लोग भी अपने सुझाव दे देंगे। सत्यता यह है कि इस कमेटी का गठन एनएसी की पहल पर ही हुआ था और सबसे पहले और सबसे देर तक एनएसी का पक्ष ही सुना गया। 20 अप्रैल को कमेटी की मीटिंग के बाद एनएसी ने स्टैंडिंग कमेटी के सभी सांसदों को पत्र लिखे और पेंशनरों के पक्ष में रिपोर्ट जारी करवाने के लिए उनके आवास पर जाकर व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। सभी ट्रेड यूनियन के ऑफिस में जाकर ज्ञापन दिए और पेंशनरों के प्रति उनकी उदासीनता पर आपत्ति भी व्यक्त की। सभी ट्रेड यूनियनों ने EPS 95 पेंशन उठाने का भरोसा दिलाया। कई बड़ी ट्रेड यूनियन एनएसी को इस मुद्दे पर सहमति का पत्र पहले ही दे चुकी ही थीं, जिसमें इंटक, HMS, BMS आदि शामिल हैं। 27 और 28 अगस्त को एनएसी के पदाधिकारियों ने दिल्ली में सभी ट्रेड यूनियनों के ऑफिस में और CBT मेंबर से मिलकर प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए पत्र की प्रति सौंपी, जिसमें सारे तथ्य उजागर कर पेंशन बढ़ाने की मांग की गई है। इसको 29 अगस्त की मीटिंग में भी उजागर करने का आग्रह किया गया। 29 अगस्त को पार्लियामेंट हाउस में जो मीटिंग रखी गई उसकी विश्वस्त सूत्रों से कुछ जानकारी मिली है, क्योंकि इनविटेशन लेटर में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सुझाव और शिकायतें जो दी जाएंगी वो गोपनीय रखी जाएंगी। इस मीटिंग में ट्रेड यूनियनों के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि भी आमंत्रित थे। मीटिंग का एजेंडा वही फंक्शनिंग ऑफ EPFO विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑपरेशन ऑफ EPS पेंशन स्कीम एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पस फंड था, यानी EPS 95 पेंशन स्कीम को कैसे संचालित करें और EPFO के कॉर्पस फंड को कैसे मैनेज किया जाए। आपको मालूम ही है कि पिछले माह में EPFO के फंड को अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट करने और यह कंपनियां विवादों में घिर जाने के कारण शेयर के दाम गिर जाने से EPFO का पैसा डूब जाने का आरोप लगा था। बाद में EPFO ने इसमें कई बार अपनी सफाई दी और CBT मेंबर्स को भी फंड और प्रॉफिटेबिलिटी की स्थिति बताई थी। इस मीटिंग में ये ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों को स्टॉक मार्केट के विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रतिनिधियों से स्पष्ट कराई गई और उनकी शंकाओं का समाधान कराया गया। EPS 95 पेंशन स्कीम को किस तरह और लाभकारी बनाया जाए, इस पर कई संगठनों ने अपने अपने सुझाव दिए। न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने पर अलग अलग यूनियनों ने अपने अपने प्रस्ताव दिए। भारतीय मजदूर संघ BMS ने 5,000 रुपये पेंशन की मांग की। हिंद मजदूर सभा ने 7,500 रुपये, C2AITUC ने 9,000 और इंटक ने 10,000 पेंशन की मांग रखी। BMS को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और पेंशनरों को फ्री मेडिकल सुविधा की मांग रखी। कई संगठनों ने EPFO के निरंतर बढ़ रहे कॉर्पस फंड का भी उल्लेख किया। कमेटी ने सारी कार्रवाई को लगभग गोपनीय रखा है, अतः सभी संगठनों के ओरल एविडेंस को दर्ज कर उनकी रिपोर्ट श्रम मंत्री को प्रस्तुत की जाएगी। जानकार सूत्रों का कहना है कि NSE ने जो रिटर्न एविडेंस दिए हैं वही महत्वपूर्ण हैं। अन्य संगठन कमेटी की रिपोर्ट पर बाद में उंगली न उठाएं, इसलिए सभी संगठनों से भी सुझाव लिए गए हैं। इस स्टैंडिंग कमेटी का कार्यकाल 12 सितंबर तक ही है, इसलिए उससे पहले इसे अपनी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। अगर 12 सितंबर तक रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई तो इसकी कार्यावधि 15-20 दिन और बढ़ानी होगी। अब देखना है कि सभी संगठनों के सुझाव लेने के बाद कमेटी न्यूनतम पेंशन 5,000, 7,500, 9,000 या 10,000 करने की सिफारिश करती है और DA और मेडिकल सुविधा पर क्या रिपोर्ट देती है। वैसे कमेटी की रिपोर्ट देने से ही लागू नहीं हो जाती। 2013 में कोश्यारी कमेटी ने भी 3,000 न्यूनतम पेंशन और DA की सिफारिश की थी, परंतु वह आज तक लागू नहीं हुई। केवल 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की गई। इसलिए NSE को चाहिए कि जब तक रिपोर्ट तैयार हो रही है तब तक देश भर में आंदोलन तेज कर सरकार पर दबाव बनाकर पेंशनरों के पक्ष में रिपोर्ट फाइनल कराए। फिर अगर रिपोर्ट अच्छी आती है तो उसे लागू करवाने के लिए प्रदर्शन करे, क्योंकि कोश्यारी कमेटी की सिफारिशें इसलिए लागू नहीं हो पाई थीं क्योंकि देश में तत्समय कोई आंदोलन हुआ ही नहीं था।
एनएसी का भी सितंबर के दूसरे सप्ताह में भोपाल में बड़ा आयोजन संभावित है। अपने हक की लड़ाई में आप भी शामिल रहें और अंत में बेल का बटन दबाना ना भूलें।